जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 आदि मानव। जैसे कि हम लोग को पता है, आदि मानव यानी कि खानाबदोश मनुष्य। आदि मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण में जितना अधिक नियंत्रण होता है, उतना ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। आरंभ में आदमी खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे और जो जानवर मिल जाते उसका शिकार करते। वे शाक भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था, जैसे कि आजकल के बंजारे लोग करते हैं। इसी प्रकार जब एक स्थान पर जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफा होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा वे बड़े बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। आदमी या आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता है तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर था, इसलिए उसे या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करना पड़ता, या फिर अपने अनगढ़ यानी अपने हाथ द्वारा पत्थर से बनाए गए जो हथियार होते थे, उसको हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय आग था। उस समय तक आग का खोज हो गया। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई। चकमक पत्थर के 2 टुकड़े को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों पर और टहनियों पर गिरी तो उनसे आग निकली। आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे चलकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया और इससे आदमी के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग का खोज से आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे हम एक महान खोज कह सकते हैं। अब आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हथियार, औजार और हथियार। उस समय के औजार और हथियार कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में देखते हैं। चकमक पत्थर को आग पैदा करने के अथवा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इसके चिपड़ आसानी से निकलते हैं, चिपड़ यानी पपरा टाइप, इसलिए इसे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस तरह के कुछ चीज़ें पंजाब के सोहन नदी की घाटी में मिली है। कुछ स्थान में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मुठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवरों मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में
समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उसका उसका चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदि मानव प्राय नदी या झरने के किनारे रहता था। यदि तुम हिमालय की तराई के नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भागों में जैसे नर्मदा की घाटी में घूमो और ज़मीन में गौर से देखो, तो यदा कदा आदिम मानव का एक ऐसा कोई औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेताओं ने इन औजारों को अश्मोपशण कहते हैं। यही है वो पत्थर से बनाए गए आदि मानव का हथियार, इसे आप देख सकते हैं। अब उस समय के कपड़े कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में हम देखते हैं। कपड़े क्या चीज़ के लोग पहनते थे, कैसे बनाते थे। आदि मानव को कपड़े के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़े चल जाता था। बरसात या ठंड के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की खाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए 1 या 2 मृग चर्म, यानी कि जो जानवर मारते थे उसके चमड़े से शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। स्थिर जीवन का आरंभ कब से हुआ, इसको देखते हैं। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इनमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। उनसे पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने पर और पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। उनका खानाबदोशी का जीवन समाप्त हो गया था और उनसे एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया था। मानव की जीवन पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न काल में हुए। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में से ये परिवर्तन आज के करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले हुए। अब उस समय जो पशुपालन होती थी उसके बारे में यहाँ देखें। मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियां को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी। उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर। ढोर यानी कि ये सांड या बैल। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। धातुओं की खोज कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं। जब मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जंगल जमीन साफ करनी पड़ी। इस काम के पहले के 2 आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने में काम आई और बाद में ठूंठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज पेड़ों को काटना आसान बना दिया। यह थी धातुओं की खोज। आरंभ में तांबे की खोज हुई, बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ, कच्ची धातु से पिंड को मिलाकर किस तरह धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है। धातु की छुरियां और कुल्हाड़ी तथा पत्थर के औजार से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग, यानी कि जिस समय मनुष्य केवल
पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग कहा गया, अथवा पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग इसी को कहते हैं। जिस समय में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे ताम्र युग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं ब्रह्मगिरी मैसूर के पास जो है, और नवदा टोली जो नर्मदा नदी के तट पे है। अब पहिया का आविष्कार कैसे हुआ इसको देखते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी। चाक या पहिया पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की, लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेज़ी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज़ के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज़ के लिए। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर, लेकिन जब ऐसी गाड़ी बना सकता था जिससे कोई पशु खींचता था और जिनमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे, पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योगदान दिया। प्रारंभिक गांव कैसे विकसित हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव का जीवन स्तर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा तब तक उन्हें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़े समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रहती। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियाँ बनाई, जौ, चावल या गेहूँ उगाने लगे और बकरियाँ, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए और नदियों की घाटियों में, समतल मैदानों में जहां जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान था, इनकी तादाद अधिक थी। पुरातत्ववेदाओं ने ऐसे गांव के अनेक अवशेषों को खोज निकाला है। इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। गांव छोटे थे और झोपड़ियाँ एक दूसरे से सटी रहती थी। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ियों की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे से बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। झोपड़ियाँ घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी और आमतौर पर एक कमरे की होती थी। बल्लियों की टोकरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। अब भोजन कच्ची नहीं पका कर खाया जाता था। मांस को आग पर भुना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घड़ों या मर्तबानों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी और वे अपने हाथ से मिट्टी को गोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी। फिर इन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को भट्टे या आवे में पकाया जाने लगा। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते। और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गांव में बनाए जाते हैं।
ताम्र पाषाण युग में कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे, यानी कि चित्रकारी करते थे। वस्त्र और आभूषण। ताम्र पाषाण युग का मानव आभूषण और सजावट का शौकीन था। अब मनुष्य को जंगली जानवरों और खराब मौसमों के खिलाफ कठोर संघर्ष करना नहीं पड़ता था, इसलिए आनंद मनाने और अपने साथ अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण बनाती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाई रहती थी। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों तक नहीं होते थे। मनुष्य ने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। आदि मानव के समय समाज कैसा होता था, इसके बारे में अब देखते हैं। जब लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गाँव में रहने लगे, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ियाँ बनाते और औजार तथा हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थी, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती, केवल पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। फिर भी गांव में एक ऐसा नेता या मुखिया की आवश्यकता थी जो आदेश दे सके। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था और उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता था। अब आते हैं धर्म उस समय कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में देखते हैं। जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। हर रोज सूरज क्यों निकलता है और शाम क्यों डूब जाता है। नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य के समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल वे ऋतुएं बराबर आती जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। मनुष्य मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे, क्योंकि इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनका उत्तर समझाए। आकाश का देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों को अपने बच्चों का पालन करती थी, और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटता। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती तो कब्र या समाधि बनाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीज़ों की समाधि में रख दी जाती थी जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के रूप में उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे। मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था जब मनुष्य खानाबदोश था और हर रोज भोजन जुटाता था। अब उसके पास रहने के लिए अस्थायी जगह थी और वह अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित था। वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था और चीज़ें बनाने के नए नए तरीके खोज रहा था, ऐसे तरीके जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उसके जीवन में एक चीज़ का अभाव था जिसका कारण वह तेज़ी से उन्नति करने में असमर्थ था। वह लिखना नहीं जानता था।
वह अपने बच्चों को यह सिखा सकता था कि कैसे फसलें उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाएं या बर्तन कैसे बनाए जाए, परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद इसके कुछ अभ्यास यानी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।